हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिक फाइल्स, वो पॉडकास्ट जहां हम कपड़ों के पीछे छुपी इंटरेस्टिंग साइंस को फन और सिंपल वे में एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूं अनन्या और मैं उदिया। एग्जैक्टली, क्या फैक्ट्री में बस कपड़ों को कलर में डाल देते हैं और काम खत्म? बिल्कुल नहीं। फैब्रिक जो है वो एक कंप्लीट फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम सब रोज कपड़े पहनते हैं, व्हाइट शर्ट हो, कॉटन कुर्ती या हमारी फेवरेट टी शर्ट, पर क्या आपने कभी सोचा है ये फैब्रिक इतना सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनता कैसे है? तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को आज पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, क्या फैक्ट्री में बस कपड़ों में कलर डाल देते हैं और काम खत्म? नहीं, फैब्रिक को एक पूरे फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू डाला जाता है। तो आइए जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले इम्प्योरिटीज की बात करते हैं। इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती है। हाँ जी, इम्प्योरिटीज नेचुरल एंड एडेड होती हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो फाइबर्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। अब ये आपको कॉटन के अंदर, वूल के अंदर, सिल्क के अंदर, ये सारे हमारे नेचुरल फैब्रिक्स हो गए ना, इनके अंदर ये पाई जाती हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि नेचुरल इम्प्योरिटीज होती कौन कौन सी है, तो ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, प्लांट्स रेजिड्यूज हो गए, नेचुरल कलर हो गया, ये सारे नेचुरल इम्प्योरिटीज है। तो जैसे शीप्स है तो वो भी तो स्वेट करती है, तो उनकी भी नेचुरल इम्प्योरिटी है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इट्स अ फैक्ट। स्वेट जो है फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड उसे हम नेचुरल इम्प्योरिटी कंसिडर करते हैं। ओके, अब नेचुरल इम्प्योरिटीज तो समझ आ गई, ये एडेड इम्प्योरिटीज क्या है, हम ऐड क्यों करते हैं? ओके, एडेड इम्प्योरिटीज बेसिकली वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के ड्यूरिंग हम ऐड करते हैं फाइबर्स के अंदर। अब ये साइजिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, पीवीए हो गया। पीवीए मतलब पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया। अब इन्हें ऐड क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे फाइबर्स जो हैं वो फिक्शन की वजह से टूट ना जाए वीविंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग। दूसरे टाइप हमारे पास आते हैं स्पिन फिनिशेस। स्पिन फिनिशेस आपको मेनली सिंथेटिक फैब्रिक्स के अंदर पाई जाएगी। अब ये सिंथेटिक फैब्रिक्स के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एंटीस्टैटिक एजेंट्स हो गए हमारे पास, या लुब्रिकेंट्स हो गए। इन्हें अप्लाई करा जाता है ताकि आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल या रिड्यूस करा जा सके। तो इन इम्प्योरिटीज के बाद क्या करते हैं? इन इम्प्योरिटीज के बाद हम ये जो फैब्रिक है उसको हम फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू लेकर जाते हैं, जहां पर हमारा फैब्रिक जो है वो अपनी हाइड्रोफोबिसिटी को रिड्यूस कर देता है। हाइड्रोफोबिक मतलब? हाइड्रोफोबिक फैब्रिक तब कहलाता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर हम फैब्रिक से ये हमारी एडेड इम्प्योरिटीज और नेचुरल इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा फैब्रिक हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। अगर वो वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा देन डाइंग एंड प्रिंटिंग में आपके प्रॉब्लम आ जाएगी। ओ, तो फैब्रिक को भी मेकओवर की जरूरत होती है। बिल्कुल। सबसे पहला नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंजिंग। ये होता क्या है? आपने कभी नया फैब्रिक या नया स्वेटर ध्यान से देखा है? उस पर छोटे छोटे फाइबर्स बाहर निकले होते हैं जिसे हम बुर भी कहते हैं। अब इन फाइबर्स को रिमूव करने के लिए एक ओपन फ्लेम के थ्रू इस फैब्रिक को हाई स्पीड के ऊपर पास करा जाता है, विच इज 300 यार्ड्स पर मिनट की स्पीड। इससे हमारे एक्स्ट्रा फाइबर्स सारे जल जाते हैं और फैब्रिक सॉफ्ट हो जाता है। मतलब फैब्रिक को एक स्टाइलिश शेप मिल जाता है। बिल्कुल, और इससे हमारे फैब्रिक को बेटर अपीयरेंस मिल जाती है, स्मूथ हो जाता है फैब्रिक और प्रिंटिंग भी अच्छे से होती है। अब अगला स्टेप, डी साइजिंग। ये क्या होता है? तो बेसिकली साइज का मतलब स्टार्च है। अब स्टार्च ना यार्न के ऊपर अप्लाई करा जाता है वीविंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग। क्यों अप्लाई करा जाता है? ये इसलिए अप्लाई करा जाता है ताकि फिक्शन के थ्रू हमारे थ्रेड्स जो है वो टूट ना जाए। उसके बाद एक बार हमारा वीविंग प्रोसेस हो गया, अब स्टार्च तो रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर नहीं करा तो फैब्रिक हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक हो जाएगा तो डाई एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए जब हम इस स्टार्च को फैब्रिक से रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को हम डी-साइजिंग कहते हैं। और ये बात कही जो स्टार्च रिमूव करने की, स्टार्च रिमूव कैसे करते हैं? तो स्टार्च रिमूव करने के लिए हम एंजाइम्स का, वेटिंग एजेंट्स का और सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, और इसके बाद हमारा फैब्रिक भी सॉफ्ट बन जाता है। मतलब ये स्टेप फैब्रिक को डाई के लिए रेडी करता है। एग्जैक्टली। तो अब फैब्रिक बिल्कुल क्लीन हो गया? नहीं, फैब्रिक में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे वैक्स होगी, ऑयल होगी, और भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए हम करते हैं स्कोरिंग का प्रोसेस।
और इन्हें कौन से केमिकल से रिमूव करते हैं? मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इन केमिकल से हमारे जो भी ऑयल और वैक्स है वो रिमूव हो जाते हैं। एडिशनली हम जो लास्ट वॉश है वो एसिडिक एसिड से लेते हैं और उस प्रोसेस को हम सोरिंग कहते हैं। अब इसके बाद हमारी डाइंग जो है और प्रिंटिंग दोनों इजीली हो सकती है। जैसे हम फेस वॉश से अपना फेस क्लियर करते हैं वैसे ही। परफेक्ट एग्जाम्पल। अब हमारे पास आती है ब्लीचिंग। जब भी हम ब्लीचिंग के बारे में सुनते हैं बहुत लोगों के दिमाग में ये थॉट आता है कि ब्लीच हेयर डाई करना या फिर कॉटन क्लॉथ को डाई करना। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका और भी कुछ मोटिव है? ब्लीचिंग सिर्फ और सिर्फ कॉटन तक लिमिटेड नहीं है। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग फाइबर्स और फैब्रिक्स के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम ब्लीचिंग कैसे करते हैं और क्यों करेंगे। एंड इसका पर्पस भी फैब्रिक को सिर्फ वाइट बनाना ही नहीं है। सो बेसिकली ब्लीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है फैब्रिक के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेचुरल कलर होता है या कोई स्टेन्स होते हैं या कोई एडेड इम्प्योरिटीज जो रेडी होती हैं उन्हें रिमूव करना, ताकि हमें एक क्लीन ब्राइट बेस मिल सके जिसके ऊपर प्रिंटिंग और डाइंग ईजिली करी जा सके। और ब्लीचिंग के बाद किसी भी फैब्रिक के ऊपर बहुत वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। मतलब ब्लीचिंग एक तरह का ब्लैक कैनवस है। एग्जैक्टली। अगर बेस ही आपका अनइवन होगा तो आपका कलर भी तो डल एंड पैची आएगा। इसलिए ब्लीचिंग इतनी ज़रूरी है। जैसे घरों में हम ब्लीच करने के लिए टीनोपाल या फिर उजाला का यूज करते हैं, तो क्या वो भी ब्लीचिंग है? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सिमिलर लग रहा है बट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग में केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इन सबको यूज़ करा जाता है। वहीं आपका जो ये रीनापॉल हो गया, टीनोपॉल हो गया, ये वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं। या फिर उजाला, रॉबिन ब्लू, ये सारे आपके ब्लूमिंग एजेंट्स होते हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली हम लोग को केमिकली ब्लीच नहीं करते लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ब्राइट और डैसलिंग बना देते हैं। और फाइनली मॉइस्चराइजिंग। ये नाम तो किसी प्रीमियम ट्रीटमेंट जैसा लग रहा है। एक्चुअली है भी। इसमें कॉटन फैब्रिक को कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ट्रीट करा जाता है। और उसका एग्जैक्टली यूज क्या होता है? 3 मेजर बेनिफिट्स है। फैब्रिक जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फैब्रिक शाइनी भी हो जाता है और फैब्रिक डाई को इजीली एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये सब पढ़ना जरूरी क्यों है? रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने ये प्रोसेसेस कैरी आउट ढंग से नहीं करे ना तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस। अब ये डिसएडवांटेजेस कैसे हैं? सबसे पहला, आपका फैब्रिक जो है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, फैब्रिक रफ हो जाएगा, फैब्रिक हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, कलर जो है वो अनइवन आएगा फैब्रिक के ऊपर और आपका जो प्रिंट है वो भी जल्दी से फेड हो जाएगा। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हर टाइप ऑफ फैब्रिक पर आप सारे फिनिशिंग प्रोसेसेस कैरी आउट नहीं करते हो। आप कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाई करते हो या कैरी आउट करते हो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ फैब्रिक यूज़ कर रहे हो और आपको उस फैब्रिक को यूज़ कहाँ करना है, यानी कि आपको फिनिशिंग उसकी चाहिए कैसे। तो आज हमने जाना कि कैसे एक सिंपल सा कॉटन फैब्रिक 5 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट से गुजरता है। सिंजिंग फैब्रिक को स्मूथ बनाता है, डीसाइजिंग स्टार्च रिमूव करता है, स्कोरिंग ऑयल्स और वैक्स हटाता है, ब्लीचिंग नेचुरल कलर रिमूव करता है और मॉइस्चराइजिंग फैब्रिक को सॉफ्ट, शाइनी और डाई फ्रेंडली बनाता है। तो अगर आज के बाद आप अपनी कॉटन शर्ट देखें या फिर कोई भी कुर्ती देखें तो ये याद रखना कि उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है, साइंस की, केमिस्ट्री की और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फैब्रिक फाइल्स। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।